साढ़े 7। Yes, so very good afternoon to all of you. Welcome back. Hope so you all are good. I think हम लोगों ने कल क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व कर रहे थे हम लोग, एंड हमने इसमें ये कैनबेरा ब्रांच जो है इस ब्रांच का कन्वर्जन कर लिया था. एम आई करेक्ट? ये कैनबेरा ब्रांच ऑस्ट्रेलिया का कन्वर्जन हमने रुपीज में कर लिया था. इसमें हमने आरडीडी भी बनाई थी, बराबर है. देखो, ये जो मैंने जिस तरीके से ट्रायल बैलेंस बनाया है, तो इसमें मैंने जो भी एडजस्टमेंट्स उन्होंने दिए वो भी मैंने एडजस्ट कर दिए, बराबर है. लेकिन इंस्टीट्यूट बहुत बार ऐसा करती है कि ये एडजस्टमेंट्स को इसमें एडजस्ट नहीं करती है. अब कब ऐसा करती है और कब नहीं करती मैं आपको बताना चाहूंगा, सुनो ध्यान से. ये जो एडजस्टमेंट्स दी होती है वो ट्रायल बैलेंस में तब आपने एडजस्ट करना जब सिर्फ ट्रायल बैलेंस का कन्वर्जन बोला है क्वेश्चन. लेकिन अगर क्वेश्चन ने आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना के दिखाओ बोला है ब्रांच का, तो फिर वो एडजस्टमेंट ट्रेडिंग पीएनएल में आ सकती, तो उनको यहाँ पे फिर कन्वर्ट करके लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से आपको उसमें दिक्कत भी आ रही थी. वैसे तो मैंने समझा दिया, अब आपको समझ में आ गया है कि हमको बराबर देखना है ट्रायल बैलेंस में दोनों साइड इफेक्ट आना चाहिए. तो डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और सेल ऑफ एसेट ये सब हमने देखा हो. ये आपको याद होगा एक एग्जाम्पल में हमने किया था, उसमें सेल भी था. और ये वाले क्वेश्चन में हमने इसमें भी हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी बनाया, डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड किया, और आरडीडी भी हमने इसमें बनाया, बराबर है ना. हाँ, तो ये नहीं भी करोगे, यानी वो एडजस्टमेंट्स को ट्रायल बैलेंस में आप ट्रीट नहीं भी करोगे, वेल एंड गुड, एब्सोल्युटली फाइन, नो प्रॉब्लम, चलेगा, आप आगे बढ़ सकते हो. ठीक है. क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाने बोला है, तब नहीं करना. पर अगर क्वेश्चन में सिर्फ कन्वर्जन वाले क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किए जहां सिर्फ ट्रायल बैलेंस को फॉरेन करेंसी से हमें एचओ की इंडियन करेंसी में लाना था, तो वहां पर आपको ये एडजस्टमेंट्स को कंपलसरी ट्रायल बैलेंस में ट्रीटमेंट देना है. बट जब आपको ट्रेडिंग पीएनएल बोला है तो नहीं देना है. फिर जो सिर्फ ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में दिया है बस उसे कन्वर्ट कर दो. कन्वर्जन तो कैसे हो रहा है, इफो नीफो, वो तो याद है. हाँ, तो वो कन्वर्जन कर दो और फिर ट्रेडिंग पीएनएल में आप बढ़िया वो एडजस्टमेंट्स की ट्रीटमेंट लो. समझ गए? उसके इफेक्ट्स लो यानी. ओके, सो कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, आई थिंक हमने इसका ट्रेडिंग अकाउंट पूरा बना लिया था. हमने यहाँ पर कुछ नया किया था. इन्होंने हमें, वैसे तो इन्होंने बोला है कि आप ब्रांच का और एचओ का सेपरेटली दिखाओ, तो मैं ब्रांच का और एचओ का सेपरेटली तो दिखा ही रहा हूँ, लेकिन मैंने क्या किया, एक कॉलम और ऐड कर दिया कि ये लो टोटल का भी देख लो, यानी क्या, पूरी एंटिटी का एज वन, आप पूरा एक साथ भी देख लो, बराबर है. यस, तो ऐसा एक क्वेश्चन क्योंकि आपके मॉड्यूल में है, वहां पर हमें फिर से ऐसा सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 11 में, तो इसलिए ये आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ यहाँ पर 13 क्वेश्चन में, सो दैट आप समझ जाओ कि वहां पर भी हमें यही चीज फिर से करना है. वहां पे आपको एचओ का अलग पूछा है, ब्रांच का अलग पूछा है, और एंटायर एंटिटी का अलग से पूछा है, तो तीन तीन अलग अलग बनाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम ऐसे बनाएंगे. हम एचओ, ब्रांच और टोटल का एक कॉलम बना देंगे, तो तीनों काम एक साथ हमारे हो गए. आइए मैं इस ग्रॉस प्रॉफिट को ब्रॉट डाउन करके आगे बढ़ना चाहता हूँ. तो अब मैं क्वेश्चन फिर से नहीं पढ़ रहा हूँ, जैसे जैसे डेटा मुझे दिखते जाएगा मैं यहाँ पर उसे कंसिडर करते जाऊंगा. चलो, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट मैंने ब्रॉट डाउन कर दिया. अब आइए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम्स ढूंढेंगे और रिकॉर्ड करेंगे. तो बच्चों यहाँ पे लखनऊ के लिए ये ट्रायल बैलेंस देखना है, कैनबेरा के लिए ये ट्रायल बैलेंस नहीं देखना है, कैनबेरा के लिए ये ट्रायल बैलेंस देखना है, और इसमें भी कौन सा वाले कॉलम्स देखना है, रुपीज वाले कॉलम से अमाउंट उठाना है. ठीक है ना. हाँ, चलो, तो मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम्स बताते जाओ. अब आप सर यहाँ से शुरू करो. मुझे दिख रहा है मैनेजिंग पार्टनर सैलरी सीधा. वैसे यहाँ पे डिप्रिसिएशन आने वाला है, पर क्या वो नीचे एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है, तो वहां से मैं उसको कंसिडर कर लूंगा. और इसका डिप्रिसिएशन कैनबेरा ब्रांच का मैंने ट्रायल बैलेंस में ही ले लिया है, तो यहाँ से आ जाएगा सीधा पीडी. ठीक है ना. हाँ सर, ओके. सो अभी फिलहाल तो आप लिखे मैनेजिंग पार्टनर सैलरी, डिप्रिसिएशन दोनों का बाद में एक साथ लिख देंगे. ओके, सो दिस इज टू मैनेजिंग पार्टनर्स सैलरी. कितना है मैनेजिंग पार्टनर सैलरी? 30.
HO कॉलम में लिखो 30, ब्रांच में कोई मैनेजिंग पार्टनर है ही नहीं, वेजेस एंड सैलरीज हम लिख चुके, रेंट टू रेंट, तो ये HO में तो मुझे दिख ही नहीं रहा है, तो ब्रांच में कितना है रेंट, फिर यहाँ जाओ देखो रेंट 612, देखो 612 किसके कॉलम में, ब्रांच के 612, तो ऑब्वियसली ये मैनेजिंग पार्टनर सैलरी की टोटल बाहर ले लो और इसकी भी टोटल बाहर ले लो। रेंट के बाद बताओ अगला और खर्चा क्या है, ऑफिस एक्सपेंसेस, HO के 25 है, और ब्रांच के 918 है, टोटल 943 है, करेक्ट। देन सर कमीशन रिसीट्स दिख रहा है, तो आ जाओ पीसी में लिखो बाय कमीशन रिसीट, HO की दिख रही है 256 और ब्रांच की यहां पर देखेंगे 5100, तो ये टोटल हो जाएगा 5356, ग्रेट। और एक बार चेक कर लेते, तो सर ये हो गया, 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 के अलावा और कोई खर्चा, तो सर अब एडजस्टमेंट में चल सकते हैं क्या, हाँ सर ये RDD बनाई थी अपन ने, बट क्या, अभी एक मिनट मेरी बात सब लोग ध्यान से सुनेंगे, ये तो क्लोजिंग स्टॉक दिया है दोनों HO और ब्रांच का, ठीक है। हेड ऑफिस ऑलवेज सेंड्स टू ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%, तो ये लोडिंग वाली बात है, तो ये हमें बाद में बात करनी पड़ेगी क्योंकि हम ब्रांच का और HO का साथ में बना रहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो क्या HO के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ब्रांच के रिजर्व्स यानी ब्रांच के लोडिंग रिवर्स करने पड़ेंगे, हाँ, तो वो हम बाद में बात करेंगे, मैं आपको पूछूंगा तब सवाल। क्या ये प्रोविजन जो बोला है मैंने, ब्रांच का तो ऑलरेडी बना रखा है उसके ट्रायल बैलेंस में, हाँ, लेकिन क्या यही सेम प्रोविजन मुझे HO के लिए भी बनाना पड़ेगा, यस। तो HO का डेटर्स कितना है ये बताइए, ये देखिए HO के डेटर्स 280,000 के हैं, 280,000 रुपीज, तो ऑब्वियसली 2,80,000 का कितना परसेंट बनाना है, 5%, यस 5% बनाना है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 2 RDD, एक्चुअली आपने लिखना चाहिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है, RDD वर्ड यहाँ पर सही नहीं होता है, इनको RDD नहीं समझेगा, तो आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लिखना है एग्जाम, अभी मैं RDD लिख रहा हूँ टाइम बचाने के लिए। तो बताओ कितना आ रहा है ये, क्या ये 14,000 आ रहा है, 280 का 5%, हाँ सर, और हमारे ब्रांच का RDD कितना था, तो 3 इंटू 53 ना, यानी 159 रुपीज टर्म्स में, तो ये टोटल हो गया 173, ये बन गया RDD, ग्रेट। और बोलो क्या है सर, डेप्रीसिएशन बिल्डिंग पे 10%, तो लिखो 2 डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग 10%, तो बिल्डिंग का 10% लेना है हमें डेप्रीसिएशन, बताओ बिल्डिंग थी कितने की, सर कॉस्ट थी उसकी 1,000 माइनस बिल्डिंग का डेप्रीसिएशन रिजर्व पड़ा था 200 का, यानी 800 का उसका बिल्डिंग का बैलेंस था, जिसका 10% हमें डेप्रिशिएट करना है WDV मेथड, तो 80,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन आ रहा है बिल्डिंग का। सर ब्रांच के पास तो कोई बिल्डिंग थी भी नहीं, आफ्टर दैट प्लांट एंड मशीनरी, इसको भी डेप्रिशिएट करना है, इसका डेप्रिसिएशन क्या रेट से बताओ, प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन रेट क्या है 20%, क्या ये दोनों के पास है HO और ब्रांच, हाँ सर दिख तो दोनों के पास रहा है, तो 2500 का उसका कॉस्ट था, 2500 का माइनस 600 का उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था, 1900 का 20%, 380 डेप्रिसिएशन आ रहा है क्या ब्रांच के बुक्स, HO के बुक्स में। अब ब्रांच के बुक्स में सर वो तो यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी है, देखो डेप्रिसिएशन कितना है बोलो 14,000, तो मैं यहाँ लिख दूंगा सीधा 14,000, 640, और जिसने भी 14 लिखा मार खाएगा मुझसे। क्या 14 तो आपका
ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में है। हाँ, उसको इनटू किया है ना हमने 46 से, देखा क्या आपने इधर? यस, तो आपको ये वाला ट्रायल बैलेंस मैंने 2 बार तो बोल दिया है, तो 644। ओके, और बोलो टोटल कितनी आ रही इसकी? 1024। अच्छा, और कोई बचा है क्या खर्चा? बोलो बोलो। हाँ, यहाँ पर है क्या पहले कुछ, वो तो बताओ। यहाँ कुछ बचा है क्या? नहीं। अब आ जाओ कहाँ सर, एक बार ब्रांच का ट्रायल बैलेंस पे नजर डाल देते। तो ब्रांच के ट्रायल बैलेंस में से हमने डेप्रिसिएशन लिख दिया, आरडीडी एक्सपेंस लिख दिया, वेजेस सैलरी तो टीडी में चल गया था, रेंट हो गया, ऑफिस एक्सपेंस हो गया, कमीशन रिसीट्स हो गया। सर एचओ का करंट अकाउंट ये कोई खर्चा थोड़ी है, अरे ये तो एचओ को देना बाकी है। ओके, एक्सचेंज डिफरेंस 208। तो क्या ये एक्सचेंज डिफरेंस बच्चों डेबिट बैलेंस आया है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा? हाँ, तो लिखिए 2 एक्सचेंज डिफरेंस। अच्छा, कहाँ आएगा, ब्रांच में कि एचओ में? ऑब्वियसली बच्चों ब्रांच में, ठीक है ना? हाँ, ये हो गया आपका ब्रांच का एक्सचेंज डिफरेंस। अच्छा, इधर एक मिनट, एचओ के बुक्स में कुछ और बचा है क्या खर्चा? सर इधर से डेप्रिसिएशन आ गया, रिजर्व्स है। ओके ओके, क्या आपको ब्रांच स्टॉक रिजर्व नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। क्या ये ब्रांच स्टॉक रिजर्व बताओ क्या था? ये 4000 का है, 4000 रुपए एचओ के बुक्स में ब्रांच स्टॉक रिजर्व है। ये क्या है? ऑब्वियसली ये ओपनिंग स्टॉक रिजर्व है। समझ रहे हो क्या मेरी बात? और ट्रायल बैलेंस में है वो डायरेक्टली आया ना? हाँ, क्या ये ओपनिंग स्टॉक रिजर्व है? यस। मुझे क्या अब इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देना पड़ेगा? यस, मेरी बात सुनिए ध्यान से। सर ये ओपनिंग स्टॉक रिजर्व मतलब क्या? तो लास्ट ईयर के एंड में, पिछले साल कुछ क्लोजिंग स्टॉक था, उस पर कुछ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट था, वो हमने रिवर्स कर दिया था, उसका हमने स्टॉक रिजर्व बनाया था। वो ये स्टॉक रिजर्व है 4000 का। आ रही क्या बात समझ? अब क्या ये प्रॉफिट रियलाइज हो गया होगा इस साल? हाँ, तो क्या हमें ये कंसिडर कर लेना पड़ेगा एचओ के बुक्स में? हाँ, तो मैं कहाँ जाऊंगा, क्रेडिट साइड में क्या लिखूंगा? बाय ब्रांच स्टॉक ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, ऐसा लिख दूंगा। क्या आपको याद है ये वैसे तो कि सर हमें, सर अच्छा कि सर हमें एचओ के बुक्स में जो भी स्टॉक रिजर्व्स रहेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग, वो हमें पीएनएल में लेने पड़ेंगे यहाँ पर। हाँ, क्योंकि ब्रांच का प्रॉफिट जो आएगा वो तो ऑब्वियसली बोलो कैसे आएगा? सर ब्रांच का प्रॉफिट जो ब्रांच से पता चलेगा, ब्रांच इज इंडिपेंडेंट ब्रांच, तो ब्रांच से जो प्रॉफिट पता चलेगा वो कॉस्ट प्लस 25% यानी इनवॉइस प्राइस को सेल प्राइस से कंपेयर करके मिला हुआ प्रॉफिट रहेगा। बट क्या हमें तो पता है कि इनवॉइस प्राइस से कम कॉस्ट प्राइस है, तो वो भी डिफरेंस का प्रॉफिट हमें रिजर्व से कंसिडर करना है। करेक्ट। तो मैंने ओपनिंग स्टॉक रिजर्व तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्डेड है, तो उसको मैंने क्या कर लिया सर, आपने उसको क्रेडिट में ले लिया। अब क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व क्या करना पड़ेगा सर? उसको डेबिट में डालना पड़ेगा, बराबर ना? अच्छा ये बताओ, क्या हेड ऑफिस यहाँ पे कॉस्ट प्लस 25% पे माल बेचता है ब्रांच को? हाँ, तो कॉस्ट प्लस 25% यानी 25% ऑफ कॉस्ट यानी 1/4 ऑफ कॉस्ट, मतलब 1/5 ऑफ सेलिंग प्राइस। ओके, तो क्लोजिंग स्टॉक है आपके पास ब्रांच का, तो मुझे बताओ लोडिंग कितना आ जाएगा जल्दी? आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है 25% ऑफ कॉस्ट यानी 1/4 ऑफ कॉस्ट, तो 1/5 ऑफ इनवॉइस प्राइस। क्या ये इनवॉइस प्राइस पे है? हाँ, तो इसमें कुछ 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 क्या सर, इसमें कुछ प्रॉफिट है जो अभी भी अनरियलाइज्ड है, जो एचओ ने ब्रांच को तो जोड़ के भेजा हुआ है, लेकिन अभी तक ब्रांच ने ये माल बेच नहीं पाए, तो ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, तो ये मुझे रिवर्स करना है। मतलब ये मैं यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में ले लूंगा। तो कितना लूँ वो बता नहीं रहे हो आप अमाउंट, आपको मैंने सब तो बोल दिया, ठीक है? आपको पता है कि आपकी आंखों से मुझे दिख रहा है, आप बस चाहते हो कि सर हम बता देंगे तो आपको लगेगा हम कैसे देख कर आए, इसलिए हम सुनना चाहते हैं कि आप ही बताओ। क्या यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल स्टॉक आर आउट ऑफ परचेजेस मेड एट अब्रॉड, मतलब एचओ ने भेजे हुए माल में से कुछ भी क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ नहीं है ब्रांच के पास। यानी ब्रांच का ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ना $3125 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का, वो सारा उसने वहां से ही खरीदे हुए का है, तो उसमें थोड़ी कोई लोडिंग है,
मतलब अनरियलाइज प्रॉफिट कुछ है ही नहीं, सारा प्रॉफिट रियलाइज हो चुका है। एचओ ने जो भी माल ब्रांच को दिया था वो सारा माल ब्रांच ने ईमानदारी से बेच दिया है। आ रही क्या बात समझ में? हाँ, तो सारा माल ब्रांच ने बेच दिया है तो सारा प्रॉफिट रियलाइज हो गया है, तो कुछ भी नहीं रिवर्स करना है। सर यानी पिछले साल कुछ तो बच गया होगा, पिछले साल कुछ तो बच गया होगा, किसके पास? ब्रांच के पास। आ रही क्या बात समझ में? तो सर ब्रांच की बुक्स में ओपनिंग स्टॉक है ना, पर ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं कि सिर्फ ओपनिंग स्टॉक है, मैं ये बोल रहा हूं कि इस ओपनिंग स्टॉक में एचओ ने भेजा हुआ कुछ तो माल था जो पिछले साल बिक नहीं पाया था, उसका हमने पिछले साल स्टॉक रिजर्व बनाया होगा, और वो स्टॉक रिजर्व अब हमने फिर से क्रेडिट करके उतना प्रॉफिट रियलाइज हो गया, ये हमने रियलाइज कर लिया, क्योंकि वो लास्ट ईयर रियलाइज नहीं हुआ था बट अब हो रहा है। लेकिन इस साल के क्लोजिंग स्टॉक में एचओ से आया हुआ माल कोई है ही नहीं, मतलब बताओ क्या ये बात बड़ी जबरदस्त है। मैं सब बाकी का हटाकर सिर्फ इस बात को हाईलाइट करना चाहूंगा, बहुत जबरदस्त बात है ये। मतलब पहली बार जब पढ़ोगे तो आपको अलग अलग चीजें लगेगी। कोई बच्चा सोचेगा अच्छा मतलब ये एचओ से माल मंगाता ही नहीं, खुद ही खरीदता है, पर ऊपर आपको दिखेगा गुड सेंड टू ब्रांच, बराबर है कि नहीं? हाँ, तो इसका मतलब एचओ भी इसको माल भेजता है, और यहाँ पर आपको दिखेगा कि एचओ माल तो इनवॉइस प्राइस पे भेजता है। फिर आप इसको और एक बार पढ़ोगे तब आपको समझ आएगा, अच्छा यानी जो स्टॉक बचा हुआ है वो सिर्फ उधर से ही खरीदे हुए माल का बचा हुआ है, यानी एचओ ने भेजा हुआ माल सारा ब्रांच ने बेच दिया है, मतलब देयर इज नो क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। तो मुझे अभी क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व का यहाँ पे कुछ भी करना है क्या? नो, नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, ग्रेट, दैट्स इट। तो क्या मैं अब प्रॉफिट्स नेट ढूंढ सकता हूँ? कोई खर्चा बचा नहीं, मैंने सब कुछ तो चेक कर लिया आपके सामने दो तीन बार। हाँ, तो चलो फिर फटाफट आप एचओ का ग्रॉस प्रॉफिट निकालो, नेट प्रॉफिट, सॉरी, नेट प्रॉफिट निकालो। कितना आ गया? 86। यस, अब ब्रांच का निकालो। अच्छा मेरी एक बात सुनो, आपको हिंदी भाषा आती है क्या? मैंने बोला प्रॉफिट निकालो, लिखने किसने बोला आपको? मैंने लिखो ऐसा बोला? मैंने लिखो बोला ही नहीं, मैंने बोला ब्रांच का प्रॉफिट निकालो। अभी बोला एचओ का प्रॉफिट निकालो, मतलब एचओ का पहले बोला 86 आया, अब ब्रांच का निकालो, आप तो लिखने लग गए तुरंत। मैंने लिखा? वेरी गुड, ये अक्षता ने लिख लिया, इसके लिए मुझे बोलना पड़ा कि लिखने के लिए मैंने बोला ही नहीं। क्या ब्रांच का प्रॉफिट एचओ को ट्रांसफर करना पड़ेगा ना? हाँ, वो ब्रांच ने कमाया जो इनवॉइस प्राइस सेलिंग प्राइस का डिफरेंस वो एचओ को डालेंगे कि नहीं? हाँ, तब तो एचओ का पूरा प्रॉफिट आएगा, आप ट्रांसफर तो करोगे। अभी कोई बच्चा यहाँ पे बोल सकता है कि सर हम टोटल का भी तो कॉलम बना रहे, तो वहां पे सब मिला के भी तो आने ही वाला है, बराबर है कि नहीं? एचओ और ब्रांच मिला के सब मिला के भी तो आने ही वाला है, तो वो भी बराबर है आपके पास। तो आप चाहो तो नेट प्रॉफिट एचओ का अलग लिख दो, ब्रांच का अलग लिख दो, टोटल का लिख दो। आ रही बात समझ में? यस। या फिर आप पहले ब्रांच का निकालो, उसको एचओ को ट्रांसफर करो, फिर एचओ का निकालो, वो एचओ का आपका टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ गई? पक्का? या फिर है ना कुछ तो इसमें ऐसा भी करते हैं क्या, यहाँ लिखेंगे बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है, फिर ये बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे, और उस बैलेंस ब्रॉट डाउन में फिर ये प्रॉफिट जो है वो अलग से ट्रांसफर करेंगे एचओ को, यानी फिर एक ही कॉलम चलेगा टोटल वाला। बट हम ऐसा नहीं करेंगे, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड यानी वो मतलब प्रेजेंटेशन आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको अजीब लगेगा, तो सिंपल करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं तो यहाँ पे सीधा सीधा ब्रांच का प्रॉफिट पहले निकालूंगा, वो एचओ को ट्रांसफर करूंगा, और फिर एचओ का प्रॉफिट निकालूंगा, और वही टोटल प्रॉफिट होगा मेरा। समझ में आ रही बात? यस। तो चलो पहले ब्रांच का प्रॉफिट 2023.625 प्लस 5100, टोटल कितना आ गया? 7123.625 माइनस 612 माइनस 918, कितना आ रहा है? 4582.625।
फिर यहाँ के लिख देंगे बाय ब्रांच प्रॉफिट 4582.625। और क्या मैंने ब्रांच के स्टॉक रिजर्व्स ऑलरेडी रिवर्स कर दिए हैं? हाँ, यानी कॉस्ट टू सेलिंग प्राइस का कंपैरिजन बराबर एचओ के बुक्स में आ चुका है। होप सो आप समझ रहे हो। तो 355 प्लस 256 प्लस 4 प्लस 4582.625 that is 5197.625 minus 30 minus 25 minus 14 minus 80 minus 380 4668.625 5197.625 7123.625 और इन दोनों की टोटल लेके इधर लिख दो टोटल वाले कॉलम में। कितने आ गई वो टोटल? बोलो ना, ये टोटल नेट प्रॉफिट कितना आ गया? नालायको, इन दोनों की टोटल मत ले लेना। दोनों की टोटल मतलब क्या? ये नेट प्रॉफिट, क्या ये ब्रांच का नेट प्रॉफिट दो बार आ जाएगा? इसमें आके इसमें आ चुका है वो, फिर उसमें और जोड़ दो वापस ब्रांच का प्रॉफिट। ये डायरेक्ट लिख दोगे आप इधर। एचओ का खुद का प्रॉफिट 86 ही है और ब्रांच का प्रॉफिट है 4582.625 और ऐसे दोनों मिला के 4668.625 का टोटल प्रॉफिट है। समझा क्या? बोलो ना। टोटल लो अभी 2378.625 प्लस 5356 माइनस 4, तो ये कितना आ रहा टोटल? 7730.625 उनसे माइनस करो 30612943 173 80 1024 एंड 208 4660.625। कह रहे ये टैली क्यों नहीं हो रहा? कितना है? 7738 है ना? हाँ 7738 है। मैंने ऐसे देखा ना तो वो बीच की लाइन नहीं दिखी मेरे को। नहीं, इसका सेल बदलना पड़ेगा, ऐसे सही नहीं आ रहा। ये समझा क्या? ये टोटल नहीं लेना है, ठीक है ना? ली थी, कुछ बच्चों ने ली थी, वो लेने वाले थे दोनों का। चलो ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या नई बात सीखी आपने? स्टॉक रिजर्व्स। अगर यहाँ क्लोजिंग स्टॉक में अगर कुछ नहीं लिखा होता तो फिर सर दिक्कत हो जाती कि क्लोजिंग स्टॉक कहाँ का है, खुद के परचेज का कितना है और एचओ से आया हुआ कितना है, ये पता करना मुश्किल होता है हमारे लिए। तो फिर ऐसे सिचुएशन में आप क्या करते हैं? तो सर इसीलिए इन्होंने साफ बताया है कि जो भी क्लोजिंग स्टॉक है वो कहाँ का है। और अगर ऐसा नहीं देते, कुछ और दे देते तो पता देते कि एचओ से आए हुए माल में से कितना क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है, तो वो क्लोजिंग स्टॉक ऑब्वियसली इनवॉइस प्राइस पे रहेगा। जब आप उसका कन्वर्जन करोगे तो वो इनवॉइस प्राइस रहेगी, तो उसमें से आप क्या निकालोगे? लोडिंग, और उतनी आप क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व डेबिट साइड में लिख दोगे। ओपनिंग स्टॉक रिजर्व हमने अभी भी लिखा है, वो आपको बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ था। सॉरी, यही बात समझ? हाँ, क्या इसकी बैलेंस शीट भी बना सकते हो आप? ट्रायल बैलेंस है आपके पास, चाहो तो बैलेंस शीट भी बना सकते हैं। बना सकते हैं बोल रहा हूं मैं, बनाना नहीं बोल रहा हूं, बना सकते हैं, समझ गए? यस। बट क्या आपको आ तो जाएगी? जैसे आप लिखते हो कैपिटल, तो कैपिटल की जगह आप क्या आएगा? एचओ आएगा ब्रांच के बुक्स में, बराबर। और एचओ के बुक्स में वो तो कैपिटल दिया है ना, उसका शेयर कैपिटल दिया है उसका। हेलो, चलो ठीक है, मैंने सारी बातें कर ली। बताओ क्या ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ? बढ़िया क्वेश्चन था। इसमें आपको ब्रांच स्टॉक रिजर्व, ये आपको ब्रांच स्टॉक रिजर्व लास्ट में रिवर्स करना है, एचओ के बुक्स में कंसिडर करना है, बड़ा जरूरी है। और दूसरा आपको
जो प्रॉफिट का मैंने अभी बताया कि ब्रांच का प्रॉफिट पहले निकालो, एचओ को ट्रांसफर करो, फिर एचओ का प्रॉफिट निकालो, और फिर उन दोनों की टोटल मत लेना नेट प्रॉफिट की, टोटल प्रॉफिट के लिए जो आपका एचओ का प्रॉफिट है वही आपका टोटल प्रॉफिट है, क्योंकि वो ब्रांच प्लस एचओ आ चुका है। बात समझे कि नहीं? और एक खास बात, क्या मैंने ये वाली बात यहाँ टोटल में लिखी? नहीं, नहीं, समझे ना? अरे समझे कि नहीं? नहीं लिखी। क्यों नहीं लिखी सर? क्योंकि ये जो प्रॉफिट है ब्रांच का 4582.625 का, क्या वो इन सब से ऑलरेडी आ चुका है टोटल में? हाँ, और एचओ का भी आ चुका है। हाँ, तो इसलिए वो डायरेक्ट उसका बैलेंसिंग फिगर आएगा। समझा? पक्का? यस। ये तो ब्रांच का प्रॉफिट जो होता है वो भी एचओ के बुक्स में लिया जाता है, इसलिए मैंने लिखा। वैसे इन्होंने इस क्वेश्चन में ये नहीं करना चाहिए था, वैसे मैंने आपको जो नॉर्मली होना चाहिए वो बता दिया। इस क्वेश्चन में उन्होंने ना सेपरेटली ऐसा वर्ड यूज किया है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो सेपरेटली तो मतलब ये चाहते थे कि एचओ का सेपरेटली बताओ, ब्रांच का सेपरेटली बताओ। मैं तो आपको डायरेक्ट 11th क्वेश्चन जो मुझे मॉड्यूल का सॉल्व करवाना है उसके हिसाब से बता रहा हूँ ये सारी बात। बट आप अगर सेपरेटली लिखा है तो एचओ का सेपरेटली निकालो, ब्रांच का सेपरेटली, और टोटल अलग से निकाल दो। ठीक है? अच्छा, एग्जाम में अगर ये 13 क्वेश्चन आया तो क्या आपको टोटल का कॉलम बनाना है? नहीं, ये मैंने अभी प्रैक्टिस के लिए बनवाया है बच्चों। मैंने एक एक क्वेश्चन आपको तीनों मेथड से भी सॉल्व करवाया है, तो एग्जाम में भी मत करना सर आपने ही सिखाया था, अभी हमको तो वही याद रह गया। तो वहाँ डेटर्स मेथड लिखी थी, लेकिन आप बोलते थे स्टॉक एंड डेटर से भी करो, फिर हम रिवाइज कर रहे थे तब तीनों आंसर दिख गए, तो हमने तीनों मेथड करके आ गए। ऐसे मत करना। चलो गुड। तो मेरे अब एक्स्ट्रा एग्जाम्पल सारे हो चुके हैं। 14th मैंने आपको ऑलरेडी होमवर्क बोल दिया था, एम आई करेक्ट? हाँ, 15th में आपको होमवर्क आज देने वाला हूँ। एक्चुअली मैंने होमवर्क आपको ये लिखवा तो पहले ही दिया है, बट अभी तक मैंने आपको ये समझाया नहीं है, तो अब हम समझना शुरू कर रहे हैं। ठीक है? बिकॉज दिस इज द क्वेश्चन ऑफ फॉरेन हेड ऑफिस, यहाँ पे हेड ऑफिस फॉरेन में। ठीक है? तो इसमें क्या चेंज होता है, ऐसा एक क्वेश्चन अभी हम देखेंगे और फिर हमें समझ में आ जाएगा। तो फटाफट आ जाइए फिर क्वेश्चन नंबर, मुझे ये बताओ मॉड्यूल के क्वेश्चंस में से हमारा 14 तक तो सब हो गए हैं, बराबर है? नहीं सर, 10th और 11th हमारे पेंडिंग है ना? हाँ, तो 10th और 11th भी हम अभी पढ़ेंगे, पर उससे पहले 12th भी बाकी ना हमारा? हाँ, 12th भी बाकी है, 12th भी बाकी है हमारा, 12th भी बाकी है, नॉट अ प्रॉब्लम। 13 हो गया है, 14 हो गया है, 15। आइए पहले हम फॉरेन एचओ सीख लेते हैं। एक बार ये फॉरेन एचओ का बात निपटा लेते हैं, यानी हमारे इस चैप्टर के डिस्कशन वाले पार्ट सारे खत्म। फिर सिर्फ 10, 11 और 12 ये 3 क्वेश्चन हमारे बचे, लाइन से तीनों करेंगे और बात खत्म हो जाएगी। चलो फटाफट क्वेश्चन नंबर 15 पे आना है। On 31st December 2022, the following balances appeared in the books of Chennai branch, of an English firm having its HO office in New York. तो बच्चों HO कहां पर है, ब्रांच कहां पर है? चेन्नई में है। मैंने आपसे कहा था कि बच्चा हमेशा बाप के पास जाएगा, बराबर है? पिता के पास हमेशा बेटा जाएगा या बेटी जाएगी। आपको अपने पिता को अपने पास बुलाने का कोई अधिकार नहीं। वैसे ही ब्रांच की करेंसी को एचओ की करेंसी में कन्वर्ट करना है, जब भी कन्वर्जन बोला है। तो यहाँ ब्रांच कहाँ की है? चेन्नई की, जिसकी करेंसी कौन सी है? रुपीज। और एचओ कहाँ की है? न्यूयॉर्क, उसकी करेंसी कौन सी है? डॉलर्स। तो क्या अब हमें रुपीज को डॉलर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर एग्जांपल के कन्वर्जन के लिए, यानी इस क्वेश्चन के ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या रुपीज को डॉलर्स में कन्वर्ट करना है? हाँ, तो ये फॉरेन एचओ का क्वेश्चन हो गया। समझ में आ गई बात? हाँ, आइए बताओ क्या क्या लिखा है आगे। सर तो ये बैलेंसेस दिए हैं, ट्रायल बैलेंस दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, रुपीज में है सब कुछ, परचेज एंड सेल्स दिए हैं, हाँ सर, डेटर्स क्रेडिटर्स है, बिल्स रिसीवेबल पेएबल है, सैलरी एंड वेजेस है, रेंट रेट्स टैक्सेस है, फर्नीचर है, बैंक अकाउंट है एंड न्यूयॉर्क अकाउंट है। न्यूयॉर्क अकाउंट यानी ब्रांच के बुक्स में एचओ का अकाउंट, ब्रांच के बुक्स में एचओ का अकाउंट है 5,99,150 का। स्टॉक ऑन 31st December 2022 was ₹6,37,500। क्लोजिंग स्टॉक दिया है, रुपीज टर्म्स में दिया है। क्या मुझे इनको डॉलर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा? हाँ। कौन सा रेट यूज होगा कन्वर्जन के लिए? क्लोजिंग स्टॉक थे, क्लोजिंग रेट, बराबर है? पक्का? हाँ।
क्या आपको याद है कि हम इनकम्स और एक्सपेंसेस के लिए कौन सा रेट यूज करते हैं? एवरेज रेट। बट वो क्यों यूज कर रहे हैं एवरेज रेट? सर वहां पर हमारे पास कोई और इलाज नहीं है इसके लिए, क्योंकि एक्चुअली इनकम्स एंड एक्सपेंसेस के लिए हमें वो रेट यूज करना होता है जिस दिन वो ट्रांजैक्शन हुआ है, बराबर है था। तो सर क्योंकि उस दिन का रेट अवेलेबल नहीं होता है क्वेश्चन में, इसलिए एवरेज रेट यूज करते हैं। बट जब रेट अवेलेबल हो जाए तो फिर आपको वो रेट ही यूज करना है, अब आप एवरेज रेट नहीं यूज कर सकते। जैसे आपको याद होगा ब्रांच मैनेजर्स कमीशन, एक क्वेश्चन में मैंने ब्रांच मैनेजर के कमीशन को कन्वर्ट किया था, तो रिमेंबर मैंने वो क्लोजिंग रेट पे किया था, बिकॉज सर वो क्लोजिंग डेट को ही दिया जाएगा, क्लोजिंग प्रॉफिट पे ही दिया जाएगा, क्लोजिंग डेट को ही दिया जाएगा एट द एंड ऑफ ईयर। तो उस दिन का रेट दिया है ना, मैंने उस खर्चे के लिए क्लोजिंग रेट यूज किया था, ना कि एवरेज रेट यूज किया। याद रखना है आपको ये। तो सर अगर बीच में भी किसी एक आधी खर्चे का उस दिन का रेट पता है जिस दिन वो खर्चा हुआ है, तो उसका कन्वर्जन उसी रेट से होगा जिस दिन का वो ट्रांजैक्शन है। बात समझे? लेकिन अगर रेट अवेलेबल नहीं है, आपको सारे रेट तो नहीं दे सकते, पूरे 365 दिन के रेट लिख के दे देंगे क्या? क्वेश्चन में ये पॉसिबल है क्या कि पूरे 365 दिन के रेट लिख के दे दे आपको? नहीं पॉसिबल। तो फिर ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? एवरेज रेट यूज करोगे। पर रेट पता है तो जो रेट दिया है वो रेट यूज करो। ये बहुत अच्छे से याद रखो, दिमाग में फिट करो। तो सर ये क्लोजिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग रेट पे हो जाएगा। ब्रांच अकाउंट इन न्यूयॉर्क बुक शोज अ डेबिट बैलेंस ऑफ $13,400। ये क्यों दिया मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये क्या बोल रहे हैं? न्यूयॉर्क के बुक्स में ब्रांच के अकाउंट में इतना बैलेंस है, और वो भी कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। यानी एचओ को ब्रांच से पैसा लेना है $13,400। ये क्यों दिया है? यस, वेरी गुड सर, ये एक्चुअल अमाउंट है, ये एक्चुअल बैलेंस है एचओ के बुक्स में ब्रांच का। तो जब हम ब्रांच का ट्रायल बैलेंस रुपीज से डॉलर्स में कन्वर्ट करेंगे तब हमें ये यूज करना है। आ रही बात समझ में? ब्रांच के बुक्स में, ब्रांच के ट्रायल बैलेंस में जब मैं एचओ का अकाउंट का बैलेंस लिखूंगा तब। ओके। On 31st December 2022, and furniture appeared in the head office as $1750. Please pay attention. बच्चों ये 31 दिसंबर 2022 का ही है ना? हाँ, वही साल का है। बच्चों एक और एक एसेट के बारे में जानकारी दे दी है इन्हों, बोले फर्नीचर जो है ना वो हेड ऑफिस के बुक्स में मेंटेन किया जाता है। क्या हमने ऐसा सीखा है कि एसेट्स के अकाउंट एचओ बनाता है? ब्रांच के पास पड़ी एसेट, लेकिन उसका अकाउंट कौन मेंटेन कर रहा है? एचओ। खास तरह से सवाल देखिए, तो यहां पर भी ये ब्रांच के फर्नीचर एसेट का अकाउंट कौन मेंटेन कर रहा है? एचओ। और एचओ के बुक्स में उसी फर्नीचर अकाउंट में कितना बैलेंस दिख रहा है? $1750। तो क्या फर्नीचर का भी मुझे रुपीस से डॉलर्स में कन्वर्जन करना पड़ेगा, या उसका भी एक्चुअल फिगर डायरेक्टली दिया हुआ है एचओ के बुक्स में ब्रांच का? हाँ सर। नेक्स्ट आगे पढ़ो, क्या लिखा है? तो 31 दिसंबर 2021 के दिन, यानी क्या हो गया? ये ओपनिंग रेट हो गया, एंड 31 दिसंबर 2022 का हो गया क्लोजिंग रेट, और एवरेज रेट भी दिया है 50। प्रिपेयर इन हेड ऑफिस बुक्स द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द ब्रांच अज्यूमिंग इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। व्हाट यू हैव टू डू? सर हमें, प्लीज पे अटेंशन, हमें एचओ के बुक्स में ब्रांच का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों बनाना है, दोनों बनाना है। बराबर है कि नहीं? शुरू करें क्या? चलो फटाफट पहले तो क्या कर देंगे सर? पहले, वैसे पहले मेन जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है? मेन क्वेश्चन क्या है सर? ब्रांच का ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बना के दिखानी है। क्या सारी डॉलर्स में बनानी पड़ेगी? हाँ। तो सर पहले तो ब्रांच का सारा जो डेटा अवेलेबल है वो रुपीज में है, तो पहले इस रुपीज को कन्वर्ट करना पड़ेगा डॉलर्स में। क्या एक कन्वर्जन करते वक्त कुछ तो एक्सचेंज डिफरेंस भी आ सकता है? हाँ, एक्सचेंज ट्रांसलेशन आ सकता है, वो भी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट होने वाला है। अगर डेबिट बैलेंस आया तो डेबिट होगा, क्रेडिट बैलेंस आया तो क्रेडिट होगा। करेक्ट है? यस। तो सर इसीलिए पहले काम करो, इन सारे रुपीस की फिगर्स को आप डॉलर्स में कन्वर्ट करके दे दो हमें, फिर हम बनाएंगे क्या इसका? फिर हम बनाएंगे क्या इसका? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट भी। तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं, ये इलस्ट्रेशन इसमें सेम वैसे ही। अच्छा एक मिनट,
सुनिए, ध्यान से सुनिए, फॉरेन एचओ का क्वेश्चन है, तो सर इसमें इफो नीफो का क्या लेना देना रहेगा, ये बात पूछी हुई है, तो मैं जवाब दे रहा हूं इसका। क्वेश्चन फॉरेन ब्रांच का हो या फॉरेन एचओ का हो, जब मैं एज अ हेड ऑफिस इंडिया में हूं और मेरी ब्रांच फॉरेन में है, तो वो इधर ईफो ब्रांच हो सकती है या नीफो। अब ब्रांच जो है वो इंडिया में है और मेरा हेड ऑफिस आउट ऑफ इंडिया है, तो अब मैं या तो ईफो ब्रांच हो सकता हूँ या नीफो। तो अब मेरे रुपीस को डॉलर्स में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी चीज के लिए कौन सा रेट यूज होगा, ये उसी तरीके से डिसाइड होगा जैसे इंडिपेंडेंट फॉरेन ब्रांच के ईफो या नीफो के होने से होता है। सेम टू सेम वैसा ही कन्वर्जन का रेट आपका फाइनल होगा। समझ गए? बस चलो, तो फिर ये तो बड़ा आसान लग रहा है मुझे, तो मैं पहले बना रहा हूं क्या, ट्रायल बैलेंस। इलस्ट्रेशन नंबर 15 है। ओके, क्या आपको मौका दिया जाए? जैसे मुझे याद है कि मैंने आपको जब पहली बार इंडिपेंडेंट ब्रांच का ट्रायल बैलेंस बनाया था, फॉरेन ब्रांच का, तो मैंने आपको मौका दिया था, आपने गलती की थी। आज मैं आपको मौका दे रहा हूँ इंडिपेंडेंट फॉरेन ब्रांच नहीं, इंडिपेंडेंट इंडियन ब्रांच, लेकिन एचओ क्या है उसका, फॉरेन। तो इसका आप ट्रायल बैलेंस मुझे कन्वर्ट करके दिखाइए, फिर मैं भी करूंगा, मैं भी फॉर्मेट ड्रॉ कर रहा हूँ, आप भी ड्रॉ करें, और आप पहले करोगे फिर मैं यहाँ पे सॉल्व करके चेक करवाऊँ। गो फॉर इट। चलो, तो ये रहा इलस्ट्रेशन 15। वर्किंग नोट नंबर 1, converted trial balance of Chennai branch as on 31st December 2022. Rate debit rupees, credit rupees, debit dollar, credit dollar। बराबर गलत सॉल्व कर रहे हो ना? गलत करना, फिर मार खाना मेरे हाथ से। बढ़िया, घर वाले तो तुमको मारते नहीं है, मेरे को ही छोड़ना पड़ेगा अभी तो। अच्छा, कुछ एडजस्टमेंट्स दिए क्या रे? कुछ भी तो नहीं है सर, बस कुछ एक्चुअल वैल्यूज दिए, तो कंसिडर देम प्रॉपर्ली। ओपनिंग स्टॉक 2,34,000 रुपीज। आप मेरे आगे चले गए होंगे तो मैं फ्रीज नहीं कर रहा हूँ, आपको मेरा आंसर लिखा हुआ दिखते रहेगा, बस आप मेरे आगे हो। लेकिन परचेजेस एंड सेल्स 1560 to 500, 1560, 2343 750, 2343 750, debtors creditors 765, 5,10,000, bills receivable and payable 2,04,000, 1,78,500, salary and wages 1 lakh, rent rates and taxes
1,06,250. Furniture 91,000. Bank account 5,68,650. New York account 599,150. दिया हुआ ट्रायल बैलेंस तो टैली है ना? चलो लेट्स कन्वर्ट। तो ओपनिंग रेट दिया हुआ है 52 का, यहाँ रफ में लिख देता हूँ। क्लोजिंग रेट दिया हुआ है 51 एंड एवरेज रेट 50। ओके, तो ओपनिंग स्टॉक को लगेगा ओपनिंग रेट, तो परचेज एंड सेल्स को लगेगा एवरेज रेट, डेटर्स क्रेडिटर्स को लगेगा क्लोजिंग रेट, करंट एसेट करंट लाइबिलिटी है, करंट एसेट करंट लाइबिलिटी है, एक्सपेंडिचर एवरेज रेट, एक्सपेंडिचर एवरेज रेट। फर्नीचर, फर्नीचर जब खरीदा तब का रेट दिया है क्या? नहीं। देखो ये एक ईफो ब्रांच थी, तो ईफो ब्रांच थी तो ऑब्वियसली इसका फर्नीचर या फिक्स एसेट्स उसी रेट से कन्वर्ट होना था जब वो खरीदी गई है, बट पता नहीं है उस दिन का रेट और पता नहीं वो कब खरीदी गई है, तो फिर क्या करेंगे? तो सर हम ऐसे केस में बताओ ना, ऐसे केस में कौन सा रेट ले लेंगे? अरे फिक्स्ड एसेट्स यानी फर्नीचर आपको दिया है, फर्नीचर कितने का है? 91,000। अब इसको किस पे कन्वर्ट करूं? मुझे आपसे चाहिए था कुछ तो नया जवाब, पर आपने बढ़िया जवाब दे दिया, आपको याद था। तो फर्नीचर का एक्चुअल इसीलिए दिया है उन्होंने, आप समझे ना, कि हम डेट नहीं दे रहे, हम आपको एक्चुअल बैलेंस दे रहे उसका। तो $1750, तो सीधा लिख देंगे $1750। गुड। बैंक अकाउंट, बताओ बैंक अकाउंट के लिए कौन सा रेट यूज करूं? क्लोजिंग रेट यूज कर लूं? यस सर, करंट एसेट है वो भी। न्यूयॉर्क अकाउंट, क्या न्यूयॉर्क अकाउंट में $13,400 का बैलेंस है? $13,400। ये भी हम क्या करेंगे? एक्चुअल। प्लीज आप नीचे क्लोजिंग स्टॉक लिखना भूलना मत। तो इसको कुछ भी टैली वैली करने से पहले, कन्वर्जन मल्टीप्लिकेशंस करने से पहले आप यहाँ लिख दिया करो क्लोजिंग स्टॉक, ताकि भूलो ना। कितना रुपए था क्लोजिंग स्टॉक? 6,37,500। क्लोजिंग स्टॉक कौन से रेट से कन्वर्ट होगा? क्लोजिंग रेट से। तो इसको 1/51, ये देखो इधर कैसे लिख रहा हूं मैं, $1/51 पर रुपी। तो दिस इज 6,37,500 डिवाइड बाय 51, $12,500। अब ये सारे कन्वर्जन कर देंगे। क्या आपने बराबर डिवाइड ही किया है? हाँ सर, इतना कॉमन सेंस तो है हमारे पास, अभी तक उतने भी गए गुजरे हम हुए नहीं। डिवाइड बाय 50, $31,250। ये सब डॉलर में कर रहे हैं हम। 2343, 750 को भी 50 से डिवाइड कर देना है, तो 46875। 1 लाख को डिवाइड करना है, 2000। 1,06,250 को डिवाइड करना है, तो 2125। बाकी सारे 51 से हैं, तो 7,65,000 को 51 से डिवाइड करना है, $15,000। 5,10,000 को करना है, $10,000। 2,04,000 को करना है, $4,000। और 1,78,500 को करना है, $3,500। और 5,68,650 को करना है, $11,150।
डॉलर। अब क्या करेंगे, टोटल टोटल खेलेंगे। पहले बताओ ट्रायल बैलेंस का टोटल 36,31,400 रुपीज, 36,31,400। अब बताओ कौन से साइड की टोटल ज्यादा आते दिख रही है आपको। 46,875 प्लस 10,000 प्लस 3,500 प्लस 13,400, 73,775 माइनस 4,500, 31,250, 15,000, 4,000, 2,000, 2,125, 1,750, 11,150। 2,000 रुपये का अभी भी क्या बच रहा है, डेबिट में एक्सचेंज डिफरेंस आ रहा है क्या। इसे आप एक्सचेंज ट्रांसलेशन डिफरेंस भी कह सकते हो। किसका किसका टैली हुआ बताइए। सॉरी, अरे सेम आया, मुझे टैली हुआ। किसका किसका सेम आया। अदिति जब से गई है तेरे को कुछ हो गया है। ध्रुव का भी गलत आया ना। तुम्हारा किसका किसका करेक्ट आया, हाथ ऊपर करो। झूठ बोल रहा है ना। ध्रुव का भी गलत आया। पता नहीं अदिति गई तब से ये ध्रुव और ये श्रुति बहके बहके से। ये आया कि 2,000 का एक्सचेंज डिफरेंस। बोलो हाँ या ना। हाँ पक्का। चलो अभी आपको करना क्या है, इसका फटाफट बनाना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बैलेंस शीट भी बनानी है। क्या वो जमेगा, हाँ वो डॉलर्स में बनाना है आपको। सिर्फ ऊपर डॉलर्स लिख देना है बस, और क्लोजिंग स्टॉक भी मैंने नीचे कन्वर्ट कर दिया है, तो आई डोंट थिंक देयर इज अ बिग डील। और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है बाकी एडजस्टमेंट, तो फटाफट आप इसका मुझे ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना के दिखाओगे एज फास्ट एज यू कैन। जल्दी बनाओ, नाटक मत करो। नहीं ब्रेक है ही नहीं, पहले ही 1 घंटे का ब्रेक हो गया।
हाफ। अरे मैं नहीं बैठ सकता ना 7:30 तक पर। अरे मैं नहीं बैठ सकता। चलो ये हुआ क्या फटाफट। नहीं अभी कल से मैं वो दरवाजा ही बंद कर दूंगा, कोई आने से ही रहा फिर। हाँ तो आने के बाद। अरे तुम आने के बाद बंद कर दूंगा ऐसे अभी मैं भी अंदर हुआ ऐसा बोलूंगा ही नहीं ना, फोन उठा के बोल दूंगा मैं हूँ ही नहीं। वो डॉक्टर है तो उनको मैंने बोल दिया हाँ हूँ, 10 मिनट मिल लेंगे चले जाएंगे। तो बैठ गए तो मस्त एकदम आराम से ऐसे सवालों पे सवाल चल रहे थे उनके। ये बना है अपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट? कितना आया ग्रॉस प्रॉफिट? 23,000 डॉलर, बोलो डॉलर। नेट प्रॉफिट बताओ कितना आया? $17,500। और बैलेंस शीट टोटल कितनी आई? 44,000। वाह, ये नंबर बहुत ही प्यारा है। ये मेरी सीए फाइनल की दोनों ग्रुप्स की टोटल है। चार चार चार। हाँ मेरी सैलरी भी इतनी चाहिए। जब मैं खुद की फेवरेट गाड़ी खरीदूंगा ना, तो भले कितने पैसे लग जाओ पर उसका नंबर यही होगा। आगे जीरो लगाएंगे ना, रहते 3 नंबर ऐसा कुछ नहीं रहते। आगे जीरो लगाएंगे वो एकदम इतना सा लिखेंगे दिखेगा ही नहीं ऐसा। 444 मतलब वो फिर सीए फाइनल को ट्रिब्यूट रहेगा मेरा कि मैंने जितने मार्क्स मिलाए थे वही नंबर की गाड़ी खरीदी सीए बनने के बाद। ये आया है ये करते, लेकिन ये सिंपल काम था ही। चलो 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 आगे बढ़ रहे, क्वेश्चन नंबर 17 पे जाना है हमें। 15 हो गया, 16 मैंने आपको कब होमवर्क दिया था? ये कल का ही होमवर्क है या नहीं? तो बताइए क्या आपने किया है बराबर से? इसमें भी ब्रांच स्टॉक रिजर्व वगैरह सब था। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको करा दिया है, पर इसमें आपको सिर्फ कन्वर्ट करना था। इसमें आपको ट्रेडिंग पीएनएल बनाने, तब मैंने बोला नहीं था, तब बोला नहीं था। क्या आपको ब्रांच अकाउंट जमने लग गया अभी? क्या आपको ब्रांच अकाउंटिंग एंड फॉरेन ब्रांचेस दोनों जमने लग गया है? पक्का? श्योर? कम टू क्वेश्चन नंबर 17 फास्ट। ये जो 17 में सॉल्व कर रहा हूँ, सेम ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 15 जो मैंने आपको होमवर्क दिया है एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स का, एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम, नंबर्स अलग है और थोड़ा सा फर्क आपको मिलेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम का 15 ये देखते हैं ना क्वेश्चन पहले। मिसेस कार्लिन हैज हेड ऑफिस एट न्यूयॉर्क यूएसए। बताओ हेड ऑफिस कहाँ है? बोलो ना हेड ऑफिस कहाँ है? न्यूयॉर्क। एंड ब्रांच एट मुंबई इंडिया। तो फॉरेन एच हो गया फिर से। हाँ, मुंबई ब्रांच इज एन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन ऑफ कार्लिन एंड कंपनी। Mumbai branch furnishes you with its trial balance as on 31st March 22 and the additional information given thereafter. Okay, trial balance दिया है रुपीज इन 1000 से। ओपनिंग स्टॉक, परचेज सेल, डेटर्स क्रेडिटर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वेजेस, सैलरी, रेंट, टैक्सेस, सन्ड्री चार्जेस, कंप्यूटर्स, बैंक बैलेंस, न्यूयॉर्क ऑफिस अकाउंट। एडिशनल इंफॉर्मेशन, computers were acquired from a remittance of $6,000। कंप्यूटर्स मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर 240,000 रुपीज यानी 2,40,000 के। ये बोल रहे कि कंप्यूटर्स वर अक्वायर्ड फ्रॉम अ रेमिटेंस ऑफ $6,000, यानी हमें $6,000 का रेमिटेंस आया था एचओ से, उससे ये कंप्यूटर्स खरीदे गए हैं। रिसीव्ड फ्रॉम द न्यूयॉर्क हेड ऑफिस एंड पे टू द सप्लायर्स। डेप्रीशिएट कंप्यूटर्स एट 60% फॉर द ईयर। बच्चों क्या कंप्यूटर्स का कन्वर्जन करने की जरूरत है? नहीं, इन्होंने क्या बोला कि जो भी कंप्यूटर हमारे पास है ना वो सारे हमने कैसे खरीदे पता है?
हमारी एचओ ने हमें $6,000 का एक रेमिटेंस भेजा था, वो $6,000 पूरा हमने सप्लायर को पे कर दिया था। एक्चुअली हमने पहले कंप्यूटर खरीद लिए थे और सप्लायर को बोला था कि तेरा पेमेंट कितना है बता दे, और उतना हमने एचओ को भेज दिया था, और एचओ ने हमको फिर वो पेमेंट भेजा और हमने वो पेमेंट सप्लायर को कर दिया है। तो क्या इन्होंने 2,40,000 का कन्वर्जन आपको सीधा दे दिया है $6,000 ऐसा? हाँ, जो आपके पास ऊपर 2,40,000 के कंप्यूटर से। और अगर नहीं देते तो फिर इन्हें रेट देना पड़ता कि कंप्यूटर कब खरीदा गया है, उस दिन का आपको रेट फिर यूज करना पड़ता, डेट ऑफ परचेज का। करेक्ट है? हाँ, बट यहाँ तो बढ़िया हो गया, सीधा $6,000। और अब उसे 60% से डिप्रिशिएट भी करना है। तो आप अब इनकम टैक्स एक्ट आप सीख गए हो, तो आपको पता ही होगा कि हम कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर को 40% से डिप्रिशिएट करते हैं। बट उससे पहले, यानी अभी तो 40% से हो रहा है, बट इससे पहली जो अमेंडमेंट, ये अमेंडमेंट आने से पहले 60% से होता था। 60% से कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर को डिप्रिशिएट किया जाता था। तो ये तब का क्वेश्चन है, इससे 60% लिखा हुआ है। ठीक है, तो सीधा 60% यानी $3,600 का डिप्रिसिएशन आएगा। क्या आपको कोई कन्वर्जन करने की जरूरत है इसमें? नहीं। बोलो, पॉइंट समझ में आ गया? हाँ। अनसोल्ड स्टॉक ऑफ मुंबई ब्रांच, अनसोल्ड स्टॉक ऑफ वाज वर्थ रुपीज, सीधा लिख सकते थे क्या है ये, ऑन 31 मार्च। क्या इसको क्लोजिंग रेट का इस्तेमाल करके डॉलर्स में कन्वर्ट कर लिया जाएगा? हाँ, जो टीसीएन बीए में लिखने के लिए काम आएगा। फिर द रेट्स ऑफ एक्सचेंज में बी टेकन एज फॉलोज। आपको ओपनिंग रेट दिया है, क्लोजिंग रेट दिया है, एवरेज एक्सचेंज रेट दिया है। कन्वर्जन इन डॉलर शैल बी मेड अप टू 2 डेसिमल्स एक्यूरेसी। तो अगर आपका कन्वर्जन एकदम राउंड फिगर में नहीं हो रहा है तो 2 डेसिमल्स तक आपने उसको लेके जाना है। 2 से ज्यादा डेसिमल्स लेने की जरूरत नहीं, लेकिन डायरेक्ट राउंड ऑफ भी नहीं कर देना है। अब बोला है 2 डेसिमल, तो 2 डेसिमल कम से कम आपको कंसिडर करना है। समझ गए? हाँ। यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर इन यूएस डॉलर्स द रेवेन्यू स्टेटमेंट। बच्चों, रेवेन्यू स्टेटमेंट इज बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो उधर वो लोग है ना रेवेन्यू स्टेटमेंट बुलाते हैं, क्योंकि एचओ के बुक्स में बनाने बोल रहे हैं ना, यानी फॉरेन एचओ है, फॉरेन एचओ के बुक्स में आपको इंडियन ब्रांच का अकाउंट बनाने बोल रहे हैं, जो कि ईफओ ब्रांच है। तो बेसिकली आपको रेवेन्यू स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने बोल रहे हैं। समझा? सर अभी तो जस्ट किया हमने क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व, उसमें भी तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनाया, पहले डॉलर्स में कन्वर्ट करा ट्रायल बैलेंस को और फिर बनाया था। For the year ended 31st March 2022 and the balance sheet as on that date of Mumbai branch as would appear in the books of New York head office of Carlin and Company. You are informed that Mumbai branch account showed a debit balance of US dollar 39,609.80 on 31st March 2022 in New York books. क्या आपको ये एक्चुअल बैलेंस दे दिया है न्यूयॉर्क का? जो ये न्यूयॉर्क का अकाउंट है एचओ, सॉरी ब्रांच के बुक्स में एचओ का अकाउंट है, उसका बैलेंस है ये रुपीज में है 1620,000, यानी 16,20,000 रुपए। इसका कन्वर्जन करना पड़ता है हमें, बट ये कभी कन्वर्जन नहीं करते हम, क्योंकि हम ये क्या करते हैं, एचओ को पूछ लेते हैं कि आपके बुक्स में बताओ ब्रांच को कितना बैलेंस है, तो उतना ही ब्रांच के बुक्स में एचओ को लिख देंगे। लेकिन अपोजिट बैलेंस, हाँ यार ये बहुत सिंपल बात है। मैं अगर आपको क्रेडिटर बोल रहा हूँ तो आप मुझे डेटर बुलाओ, सिंपल है। हाँ, मतलब ये गलती नहीं होनी चाहिए, अब इसलिए बोल रहा हूँ। यू आर इन्फॉर्म दैट मुंबई ब्रांच शोड इन द बुक्स ऑफ एचओ। तो एचओ के बुक्स में न्यूयॉर्क ब्रांच को डेबिट बैलेंस है, तो अभी आप ये कहाँ लिखोगे? क्रेडिट बैलेंस। वैसे सर ये यहाँ पे क्रेडिट दिया है, इसका कन्वर्जन क्रेडिट में ही आएगा। वो कितना आएगा? 39,609.80 बराबर है। एंड देयर वेर नो आइटम्स पेंडिंग रिकंसिलेशन, और कुछ भी पेंडिंग रिकंसिलेशन आइटम्स नहीं थे। ठीक है, मॉड्यूल का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है मुझे सर, हमें थोड़ा नहीं, हमें बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। ठीक है ना, तो फटाफट करके दिखा दो। फिर ये होमवर्क दे दो आपको, ऑलरेडी मैंने 15th आपको होमवर्क दिया हुआ है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है लगभग। तो 15 कौन सा? एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स का, और ये 17 उसके साथ ऐड हो जाएगा फिर। और 14 जो है वो फॉरेन ब्रांच का है, 14 फॉरेन ब्रांच का है, ये फॉरेन एचओ है, और 15 जो एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स का है वो भी फॉरेन एचओ है। समझा? समझ गए? कर पाओगे आप? इसमें ट्रेडिंग पी&एल बोला है क्या बनाने? रेवेन्यू स्टेटमेंट बनाना है, मतलब वही ट्रेडिंग पी&एल। तो एक मिनट सुनो, प्लीज 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 पे अटेंशन। क्वेश्चन नंबर 15 अभी हमने जस्ट सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 17 हमने अभी जस्ट पढ़ा, जो आप बड़ा इंसिस्ट कर रहे हो कि आपको होमवर्क चाहिए। ठीक है,
दोनों में भी कहीं पे लिखा है क्या कि पहले कन्वर्ट करो ट्रायल बैलेंस को, उसके बाद रेवेन्यू स्टेटमेंट बना के दिखाओ? नहीं। तो बच्चा डायरेक्ट रेवेन्यू स्टेटमेंट बनाने लग जाता है। बोलो कहाँ फंस जाएगा वो? एक्सचेंज डिफरेंस, वो कन्वर्जन से जो ट्रांसलेशन लॉस आने वाला है वहां फंस जाएगा। आई बात समझ? तो आपको पहले क्या करना चाहिए इसके लिए? सर पहले हम वो वर्किंग नोट बनाएंगे जिसमें हम कन्वर्ट करेंगे ट्रायल बैलेंस को, देखेंगे कितना डिफरेंस आ रहा है, वो डेबिट में है कि क्रेडिट में है, और वो एक्सचेंज डिफरेंस हो जाएगा अगर ईफो है, और अगर नीफो है तो वो बन जाएगा ट्रांसलेशन रिजर्व, और ट्रांसलेशन रिजर्व सीधा बैलेंस शीट में जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में। अभी आपने बैलेंस शीट भी बनाया, बट अभी आप जो क्वेश्चन सॉल्व किए क्वेश्चन नंबर 15 जिसका आपका ट्रेडिंग पीएनएल आपने बनाया और बैलेंस शीट भी बनाया, वो ईफो ब्रांच था। तो ईफो ब्रांच के केस में आप उसको सीधा पीएनएल में डाल देते हो। कितना आया था वैसे एक्सचेंज डिफरेंस पिछले क्वेश्चन का? 2000। अब तो हमने साथ में ही बनाया था, सॉरी, $2000 का आया था। तो वो आपने बराबर पीएनएल के डेबिट में लिखा ना? नहीं, कुछ बच्चे भूल गए होंगे, फिर प्रॉफिट बाद में देखा होगा, अरे मेरा 2000 से ज्यादा आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ की, फिर लिखा होगा। तो पहली बार में ही आपको याद आना चाहिए। तो आपने ट्रायल बैलेंस प्रॉपरली देखना है और फिर उसके इफेक्ट्स प्रॉपरली देने हैं, और फिर ट्रेडिंग पीएनएल आपका बनेगा अच्छी से एंड बैलेंस शीट भी बनेगा अच्छी से। मुझे बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है क्या? तो क्या ये क्वेश्चन आपके हवाले कर दिया जाए? लिखिए होमवर्क, लिखिए होमवर्क, लिख दिया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पे। पहले पहले 12 देख लेंगे, 3 बाकी अब, 10, 11, 12, 10, 11, 12। चलो, नहीं आज हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टार्ट कर ही रहे हैं, ठीक है ना? अब वो कितना होगा वो तो टाइम पे डिपेंड करता है। जो भी होगा इसे खत्म कर दे पहले और फिर वो शुरू करेंगे। Affix of Kolkata has a branch at Delhi to which the goods are supplied from Kolkata but the cost thereof is not recorded in the head office books. Okay, तो सर अफिक्स ये कोलकाता में ब्रांच है, अफिक्स ऑफ कोलकाता, सॉरी, दिल्ली में ब्रांच है, कोलकाता में अफिक्स का एचओ है। अफिक्स ये कंपनी का नाम हो गया, ठीक है। और सर which are supplied from Kolkata but the cost thereof is not recorded in the head office books. Okay, on 31st March 21 the branch balance sheet was as follows. तो आपको ब्रांच का बैलेंस शीट दिया है फर्स्ट टाइम 31st मार्च 2021 का। क्या दिया देखो, लाइब्रेरीज क्रेडिटर्स बैलेंस 40,000, हेड ऑफिस 1,68,000। तो आपने बैलेंस शीट अभी अभी बनाया, उसमें एचओ लिखा ना अपने बराबर लाइब्रेरी साइड में। ब्रांच के बुक्स में एचओ क्रेडिट बैलेंस में आएगा, जो कैपिटल होता है वैसे, तो ये वैसे दिया आपको। क्रेडिटर्स बैलेंस 2 लाख, बिल्डिंग एक्सटेंशन अकाउंट क्लोज्ड बाय ट्रांसफर टू। तो बिल्डिंग एक्सटेंशन का अकाउंट था हमारे बुक्स में, जो एसेट बना रहे थे हम, यानी बिल्डिंग को हमने कुछ और एक्सटेंशन करवा रहे थे तो उसको खर्चा कर रहे थे, तो हम एसेट को डेबिट कर रहे थे। बट अब हमने ये अकाउंट पूरा क्लोज कर दिया है इस साल के एंड में, ये जो बैलेंस शीट दिया है उस साल के एंड में पूरा अकाउंट क्लोज कर दिया है, बट ट्रांसफरिंग इट टू डायरेक्टली एचओ। एचओ को बोला है कि ये बिल्डिंग का अकाउंट आप ही मेंटेन करो, हम नहीं मेंटेन कर रहे, या एचओ ने बोला होगा कि हम मेंटेन करेंगे एसेट का अकाउंट, तुम मत करो। तो ये हमने उनको ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। एंड देन कैश एट बैंक आपको दिया है 8,000। ये ब्रांच का आपका बैलेंस शीट दिया हुआ है 31 मार्च 2021 का। आगे बढ़ते क्या दिया है पढ़ते। ड्यूरिंग द 6 months एंडिंग 30 सितंबर 21, तो 31 मार्च 21 से 30 सितंबर 21 6 महीना हो गया बराबर। हाँ, द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस एट दिल्ली। तो दिल्ली में कुछ ट्रांजैक्शंस हुए थे, क्या क्या हुए थे बताइए जरा। सर सेल्स 240 का हुआ है, परचेज 48,000 का हुआ है, वेजेस पेड 20,000 के हुए, मैनेजर का सैलरी लगा है, डेटर से कलेक्शन हुआ है और डिस्काउंट अलाउ किया गया है, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ हुए, सैलरीज इंक्लूसिव ऑफ एडवांस ऑफ ₹2,000, 6,400 की सैलरीज पे की है, जिसमें 2,000 के एडवांस में दिए, मतलब वो प्रीपेड हो गए, प्रीपेड सैलरी हो गई। हाँ, तो हमें प्रीपेड सैलरी बोल के ट्रीट करना पड़ेगा इसको। ओके, देन जनरल एक्सपेंसेस 1,600 के हैं। फायर इंश्योरेंस पेड फॉर 1 ईयर, पे तो 1 साल के लिए किया है, बट क्या ये 6 महीने के ईयर का एंडिंग डेटा है? हाँ, मतलब सर इसमें से 6 महीने का हो गया इस साल का खर्चा और बाकी 6 महीने का हो गया प्रीपेड, यानी इंश्योरेंस भी आधा प्रीपेड है। साल भर के लिए पे किया है, क्वेश्चन बोल रहा है ऊपर 6 महीने का डेटा दे रहे, तो बाकी सब 6 महीने का लिखा हुआ है, लेकिन वो जो है प्राइवेट फायर इंश्योरेंस उसके ब्रैकेट में लिखा है कि ये साल भर का भर दिया हमने।
इंश्योरेंस प्रीमियम तो आपको साल भर का ही देना होता है, तो इसमें से 1600 रुपये आपका इस साल का खर्चा और 1600 रुपये आपका प्रीपेड जो बीए में चले जाएगा। बोलो हाँ। ओके, रेमिटेड टू एचओ, एचओ को हमने 6 महीने में इतने पैसे रेमिट किए। देन डिस्काउंट अर्न्ड, मैंने मिला है हमको, डिस्काउंट रिसीव्ड बोलूंगा। कैश पेड टू क्रेडिटर्स, बिल्डिंग अकाउंट फर्दर पेमेंट, ओ ओ ओ, बिल्डिंग अकाउंट और पेमेंट किया, तो बिल्डिंग का काम चल रहा है ना, हमने और 4000 रुपये पे किए। सर अभी तक जितना भी बिल्डिंग पर काम हुआ है वो सारा अकाउंट हम क्लोज कर चुके हैं बाय ट्रांसफरिंग इट टू एचओ, तो क्या ये 4000 का जो पेमेंट 6 महीने में हमने और किया है, क्या ये भी हम ट्रांसफर कर देंगे टू एचओ? हाँ, क्योंकि हमारे बुक्स में ये एसेट रिकॉर्ड ही नहीं होते। ओके, देन कैश इन हैंड 1600 एंड कैश एट बैंक 28000। ओके सर, ये 6 महीने के एंड में आपके पास इतनी कैश है और इतना बैंक में बैलेंस है। सेट आउट द हेड ऑफिस अकाउंट इन दिल्ली बुक्स, तो दिल्ली के बुक्स में, दिल्ली का बुक्स यानी ब्रांच का बुक्स में एचओ का अकाउंट, ये कोई फॉरेन ब्रांच फॉरेन एचओ का क्वेश्चन नहीं है, अभी ये क्वेश्चन अलग कैटेगरी का हो गया, समझ रहे हो ना आप? हाँ, बट ये पेंडिंग है इसलिए कर रहे हैं अभी इसको हम, पहले हमने किया नहीं इसको। तो सेट आउट द एचओ अकाउंट इन ब्रांच बुक्स, तो आज तक हमने ब्रांच के बुक्स में एचओ का अकाउंट बनाया नहीं है, हमने ब्रांच के बुक्स में आज तक एचओ का अकाउंट बनाया नहीं है। एचओ का अकाउंट हम पहली बार ब्रांच के बुक्स में बना रहे इस क्वेश्चन। एंड द ब्रांच बैलेंस शीट, और ब्रांच का बैलेंस शीट बनाना है एज ऑन 30 सितंबर 2021, यानी वो 6 मंथ्स के ट्रांजैक्शंस को अकोमोडेट करना है। जो ओपनिंग बैलेंस शीट आपको दिया है 31 मार्च 2021 का, उसमें 6 महीने के ट्रांजैक्शंस को एडलेस करके आपको 6 महीने के बाद का बैलेंस शीट भी बना के दिखाना है ब्रांच का। ऑल्सो गिव जर्नल एंट्रीज इन द ब्रांच बुक्स, और आपको दिल्ली के बुक्स में जर्नल एंट्रीज भी करना है। ये जर्नल एंट्रीज बड़ी कातिल होती है क्योंकि समझना पड़ता है कि किस किस बात की जर्नल एंट्री होगी। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं आपको समझ में आता है क्या। सबसे पहली बात, सबसे पहली जर्नल एंट्री मैं पता है किसकी करूंगा? सर यहाँ देखो, क्वेश्चन में ओपनिंग में तो सिर्फ बैलेंस शीट दिया हुआ है, तो इसका तो कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है, यानी मेरी एंट्रीज जो चालू होंगी कहाँ से होंगी? यहाँ से शुरू होंगी। अब क्या ये सेल की, परचेज की, वेजेस पेड की, इनकी एंट्रीज करूँ क्या? नहीं सर, ये 30 सितंबर एंडिंग के दिन आपको ये ट्रांजैक्शन हुआ है ऐसा दिया है, ये सब हमने रिकॉर्ड कर दिया, ऐसा समझो आप। एंट्री फिर किसकी करना है? जो एडजस्टमेंट्स है, 1 देन 2, ये 2 एडजस्टमेंट्स पहले हम करेंगे क्योंकि सैलरी अकाउंट डेबिट अभी 6400 है, बट एक्चुअली वो 4400 ही होना चाहिए, और उसमें से हमें 4400 करने के बाद सैलरी को 4400 पे लाना है, तो 2000 से सैलरी को क्रेडिट करेंगे, तो डेबिट किससे होगा? प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट, यानी पहली एंट्री बोलो क्या होगी हमारी? प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। प्रीपेड सैलरी नाम का एक डेबिट बैलेंस आ जाएगा, एसेट बनेगा, एंड सैलरी नाम का जो हमारा एक्सपेंस था वो 6400 से 2000 से कम होके 4400 पे आ जाएगा। सिमिलरली बोलो इसकी एंट्री क्या होंगी? प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू फायर इंश्योरेंस अकाउंट 1600, ये दूसरी एंट्री होगी। इससे क्या हुआ कि जो मेरे 2 अकाउंट्स में बैलेंसेस गलत थे उन्हें मैंने पहले ठीक किया। अब बोलो किसकी एंट्रीज होंगी? सर अब हमें एचओ का अकाउंट बनाना है ब्रांच के बुक्स में, तो जैसे कंसोलिडेशन एंट्रीज आपको सिखाई गई थी ब्रांच के बुक्स में, क्या ब्रांच एचओ के बुक्स में क्या एचओ सारी ब्रांच के एसेट्स को अपने पास ले लेता है? ब्रांच एसेट्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच लाइबिलिटीज अकाउंट टू ब्रांच अकाउंट, सारे एक्सपेंसेस और सारी इनकम्स को भी अपने पास ले लेता है, और फिर वो उसके पास प्रॉफिट भी आ जाता है नेट फिगर उसका, एंड ब्रांच अकाउंट टैली हो जाता है एचओ के बुक्स में, क्योंकि सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज हमने कंसोलिडेट कर ली। क्या आप मेरी बात को याद कर पा रहे हो? कंसोलिडेशन एंट्रीज आपको सिखाई थी ये, लेकिन एचओ के बुक्स में सिखाई थी। आज किसके बुक्स में करनी है? ब्रांच के बुक्स में। तो सर पहले ब्रांच के बुक्स में 2 रेक्टिफिकेशन एंट्रीज हो गई, 1 इज फॉर दिस, 1 इज फॉर दिस। क्या बच्चों ये इसकी भी रेक्टिफिकेशन पहले ही कर दे? हाँ सर, तो ये बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हुआ है 4000 का, बट क्या ये बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट रहना चाहिए? नहीं, तो इसकी एंट्री कर देंगे एचओ अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट 4000। ये तीसरी एंट्री हो गई। बीइंग बिल्डिंग अकाउंट ट्रांसफर्ड ऑलरेडी टू एचओ, तो फर्दर पेमेंट ऑल्सो ट्रांसफर टू एचओ, करेक्ट? हाँ, अब क्या करेंगे? अब सर जैसे एचओ के बुक्स में ब्रांच की सारी एसेट आ रही, ब्रांच की एक्सपेंसेस आ रहे, ब्रांच की इनकम्स आ रही, और ब्रांच की लाइबिलिटीज भी हमारे पास आ रही है, ऐसा हम ब्रांच अकाउंट टैली करते थे एचओ के बुक्स में कंसोलिडेशन के वक्त। अब
एचओ को ब्रांच दे रहा है, ऐसी एंट्री करेंगे। समझ में आ रही क्या बात? तो बोलो एचओ अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट 4400, टू परचेजेस अकाउंट 48,000, टू वेजेस पेड अकाउंट 20,000, टू जनरल एक्सपेंसेस 1600, टू फायर इंश्योरेंस 1600, टू मैनेजर सैलरी 4,800, टू डिस्काउंट अलाउड 8,000 एंड खत्म बात। फिर टोटल लोगे, एचओ को डेबिट करोगे। अब दूसरी एंट्री क्या होगी? सेल्स अकाउंट डेबिट 2,40,000। ये मैं ब्रांच के बुक्स में सेल्स को डेबिट करके खत्म कर रहा हूं और बोल रहा हूं एचओ को ट्रांसफर, एचओ को ट्रांसफर। समझ रहे हो क्या? तो सेल्स अकाउंट डेबिट 2,40,000, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट 1,200 टू एचओ अकाउंट। ये सारी इनकम्स मैंने ट्रांसफर कर दी। अब क्या करूंगा? इसका नेट प्रॉफिट आ जाएगा अपने आप, एचओ की बुक्स में चल जाएगा, तो उसका प्रॉफिट अपने आप उधर आ जाएगा। अब मैं ट्रांसफर करूंगा एसेट्स। बोलो एंट्री क्या होंगी? एचओ अकाउंट डेबिट टू सर डेटर्स। क्या बच्चों ये ओपनिंग में 2 लाख के डेटर्स थे? हाँ। जिसमें से 1,60,000 कलेक्ट हो गए? हाँ। और उनको डिस्काउंट भी दिया 8,000 का? हाँ। क्या 2 लाख में से 1,68,000 चले गए? यस। कितने बचेंगे बताओ? 32,000। ये 32,000 के हमारे एसेट हैं, क्या ये हमें ट्रांसफर करनी पड़ेगी? यस। सो एंट्री क्या होगी? डेटर्स अकाउंट डेबिट। और कोई एसेट है क्या? हाँ। कैश इन हैंड, डेटर्स अकाउंट डेबिट नहीं, एचओ अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 32,000, टू कैश इन हैंड अकाउंट 1,600, टू कैश एट बैंक अकाउंट 28,000, और कुछ टू प्रीपेड सैलरी अकाउंट 2,000, टू प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट 1,600। ये भी दोनों एसेट्स है। और फिर करेंगे क्रेडिटर्स, नहीं क्रेडिटर्स को पे कितना किया है वो लिखा है वहां पे। तो यहाँ देखो क्रेडिटर्स आपको दिख जाएगा कितना है, 40,000। उसमें से उन्होंने कितना डिस्काउंट दिया? 1,200। कितना पेमेंट आ गया? 60,000। क्या परचेज ऐड करने पड़ेंगे? ये डेटर्स के वक्त भी सेल्स भी मुझे एडजस्ट करने पड़ेंगे। मैंने अभी 32,000 तो आपको मुझे बोल दिया ऐसे, मुझे डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो डेटर्स अकाउंट में से बैलेंस निकालना पड़ेगा कि क्लोजिंग में डेटर्स का बैलेंस कितना है। क्या ये सेल्स में सारे क्रेडिट सेल्स अज्यूम करूंगा? क्या आप मेरे साथ कैच कर पा रहे हो? ये सेल्स को मैं क्रेडिट सेल मान के डेटर्स अकाउंट बनाऊंगा। डेटर्स अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस टू सेल्स बाय कलेक्शन बाय डिस्काउंट अलाउड। कोई बैड डेट्स होता तो वो भी रिकॉर्ड कर लेते, पर है नहीं। बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा ये एचओ को ट्रांसफर होगा। तो ये वर्किंग नोट बनेगी डेटर्स की। सिमिलरली क्या क्रेडिटर्स की भी वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी? हाँ। उसमें भी सर ओपनिंग बैलेंस, परचेजेस, फिर कुछ पेमेंट कर दिया उनको हमने और कुछ डिस्काउंट मिला है उनसे हमें, और फिर मिलेगा क्लोजिंग बैलेंस, वो भी ट्रांसफर होगा एचओ को। एंट्री क्या होगी? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू एचओ अकाउंट। और ये सारी एंट्रीज को फिर हम एचओ का अकाउंट में पोस्ट करेंगे। पहले एचओ का ओपनिंग बैलेंस लिखा जाएगा, रेमिटेंस भी लिखा जाएगा, और कुछ है क्या एचओ के साथ? इधर नहीं। और फिर ये जो हमने एंट्रीज करी ये सबका पोस्टिंग होगा, और फिर वो एचओ अकाउंट टैली हो जाना। आ रही क्या बात समझ? आया ना? मैंने सारी बात लगभग कर दी। तो ये एचओ का अकाउंट बनाना है ब्रांच के बुक्स में, और फिर ब्रांच की बैलेंस शीट भी बनाना। तो ब्रांच की बैलेंस शीट तो इजीली बन जाएगी, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आओ फिर फटाफट कर दे सब कुछ। ये स्टार्ट करें। होमवर्क दो आपको ये। होम होमवर्क दो कि करवा दूं? लिखो फिर क्वेश्चन नंबर 12 फास्ट। एक्स्ट्रा टाइम यानी मैं कल ही थोड़ी बोल रहा हूँ आपको सारा होमवर्क करके आने के लिए। कल आपको करना है, कल तुम्हारा बीकॉम का पेपर है। तो एक काम करो, कल आप होमवर्क करके आओगे क्वेश्चन नंबर 14 एक्स्ट्रा प्रॉब्लम का, और क्वेश्चन नंबर 15 एक्स्ट्रा प्रॉब्लम का। ये दो कल कर लो बस। फिर बचा गया इसका इलस्ट्रेशन 17 मॉड्यूल का, ये इलस्ट्रेशन 12 अगर आप एक्सेप्ट कर रहे होंगे तो ये कर लेते इधर ही। चलो फिर फटाफट शुरू करो। तो पहले हम कर देंगे एंट्रीज, पहले हम कर देंगे एंट्रीज, उसके बाद हम बनाएंगे क्या?
एचओ का अकाउंट और फिर बनाएंगे ब्रांच की बैलेंस शीट। ब्रांच की बैलेंस शीट भी बनाना है। शुरू करें फास्ट। लिखो इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, दिल्ली ब्रांच। क्वेश्चन नंबर क्या है ये? इलस्ट्रेशन 12। बुक्स ऑफ दिल्ली ब्रांच, जर्नल एंट्रीज। ये मैंने एंट्रीज जो जो बोली वो समझी ना आपको अच्छे से? तो आपको बेसिकली एंट्रीज किस बात की करनी है? जो जो उनकी रिकंसिलेशंस बाकी है, यानी वो प्रीपेड इंश्योरेंस और प्रीपेड सैलरी उन्होंने ट्रीट ही नहीं किया है, तो उसकी एंट्री करेंगे। और फिर वो जो बिल्डिंग अकाउंट है वो एचओ को ट्रांसफर कर देंगे और फिर कंसोलिडेशन की एंट्रीज करेंगे ब्रांच के बुक्स में। ऐसा। मैं शुरू करूं? बोलो पहली एंट्री क्या बोली थी? एडवांस सैलरी या प्रीपेड सैलरी? प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट। हाउ मच? 2000 टू सैलरी अकाउंट 2000। नरेशन लिखो। बीइंग prepaid salary, being prepaid salary prepaid, being prepaid salary existed। इतना लिख दो। लिखना है, नरेशन लिखना है। ये लो मैं भी लिख दे रहा। being prepaid salary existed। जिसने नहीं लिखा वो सीए इंटर में डर गए ना? डर गए ना? ये ब्रह्मास्त्र है, सिर्फ डराओ। डर बड़ी चीज है, डर अच्छा अच्छा काम करवा देती बच्चों से। आप सीए भी बन गए ना तो भी डरा दूंगा मैं। आप सीए तो बन गए, अभी काम भी तो चलना चाहिए। जिसने भी मेरी बात नहीं मानी उसका ऑफिस। डर बड़ी चीज है, डर हमसे हर चीज करवा दे। और हमारे माँ बाप हमको बचपन से डराते ही तो आ रहे हैं। ये मत करो, ये करो तो ऐसा होगा, ये मत करो तो ऐसा होगा। तो हमारे मन में एक डर बैठ चुका है और डर के वजह से हम अच्छा काम करते जा रहे हैं। अगर डर नहीं होता ना तो हम इतने मात जाते, इतने मात जाते, क्या बोलूं तुम। अगर डर नहीं होता तो सोचो आप क्या करते। बराबर है। इस सेकेंड एंट्री, फायर इंश्योरेंस भी प्रीपेड था ना? देखो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू फायर इंश्योरेंस अकाउंट। तो फायर इंश्योरेंस का खर्चा जो था वो कम कर दिया 1600 रुपए से, क्योंकि 6 महीने का इतना ही होगा। हमें अभी जो पूछ रहे, अभी देखो, अभी इन्होंने क्वेश्चन में 30 सितंबर का पूछा है, बाकी के 6 महीने तो अभी प्रीपेड ही हुए ना फिर। बराबर कि नहीं? एक्चुअली पूरा साल अगर कंसिडर करें तो सर बराबर हो गया फिर तो। बट अभी इनको 30 सितंबर का बैलेंस शीट चाहिए, तो इसलिए प्रीपेड है। नारेशन बीइंग prepaid fire insurance existed, being prepaid fire insurance existed। बोलो इसके बाद क्या एंट्री होगी? सर वो जो बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग जो एक्सटेंशन किया है वो एचओ को ट्रांसफर करनी है। तो एचओ अकाउंट डेबिट कितना था? बिल्डिंग अकाउंट फर्दर पेमेंट 4000। तो एचओ अकाउंट डेबिट 4000 टू बिल्डिंग अकाउंट being further payment for building transferred to HO, being further payment for building transferred to HO। बिल्डिंग का जो फर्दर पेमेंट हुआ है वो हमने एचओ को ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि वो अकाउंट ही अब
एचओ मेंटेन कर रहा है, तो हम अकाउंट ही, बिल्डिंग अकाउंट ही हम मेंटेन नहीं कर रहे। आगे बढ़े, बात हो गई सारी। अब क्या करोगे, फटाफट सारे कंसोलिडेशन की भी एंट्रीज करना पड़ेगा, बराबर है ना। हाँ, और फिर बैलेंस शीट भी बनाना है ब्रांच का, और एचओ अकाउंट भी बनाना है ब्रांच के बुक्स में। ओके, तो मैं एंट्रीज कर रहा हूँ कंसोलिडेशन की। बोलो सबसे पहली एंट्री क्या करें। सर सारे खर्चे उसको भेज देते हैं, तो एचओ अकाउंट डेबिट, और खर्चों को क्रेडिट करके हम खत्म कर देंगे। तो डेबिट का टोटल बाद में आएगा 2, बोलते जाओ। परचेजेस 48,000, then to wages 20,000, then to salaries 4,400, ब्रैकेट में लिख दो 6,400 में से 2,000 का क्रेडिट हम पहले ही कर चुके हैं, जो हमने प्रीपेड सैलरी अकाउंट को डाल के रखा है, वो भी बाद में एचओ को ट्रांसफर कर देंगे एज अ करंट एसेट। सैलरीज के बाद जनरल एक्सपेंसेस 1,600, करेक्ट। देन फायर इंश्योरेंस 1,600, great. Then discount allowed 8,000, और बस। अरे ऊपर का मैनेजर सैलरी रह गया ना, मैनेजर सैलरी कैसे रह गया, वो दिखा ही नहीं मुझे। 4,800, टोटल हो जाएगा 12,800, 3,200, 4,400 और 68,000, 88,400 being expenses transferred to HO, being expenses transferred। अभी इनकम्स ट्रांसफर करेंगे, तो सेल्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट। कितना है सेल्स अकाउंट डेबिट, 2,40,000। डिस्काउंट अर्नड 1,200 है। टू एचओ अकाउंट how much, 2,41,200 being incomes or revenues transferred to HO, in incomes and revenues transferred to HO, narration लिख रहे हो ना, being incomes and revenues transferred to HO, great। after this sir assets and liabilities भी ट्रांसफर कर देंगे। बताओ फटाफट एसेट्स कौन सी ट्रांसफर हो रही है। सर तो एसेट्स निकालनी पड़ेगी तभी हम एंट्री कर पाएंगे। वी नीड टू लीव सम स्पेस, प्रिपेयर सम वर्किंग नोट्स सो दैट वी कैन फाइंड आउट द डेटर्स बैलेंस, द क्रेडिटर्स बैलेंस। और कौन सी एसेट्स है वैसे बताइए। सर एक ही तो है, डेटर्स बैलेंस है और क्रेडिटर्स बैलेंस है, और फिर यहाँ देखें तो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक है। तो एक काम करते हैं ना, अमाउंट बाकी रहने देंगे, एंट्री लिख देते हैं ताकि स्पेस मैनेजमेंट हो सके। तो मैं अगली एंट्री पहले लिख दूंगा, क्या, एचओ अकाउंट डेबिट, अमाउंट बाद में लिख देंगे, टू डेटर्स अकाउंट, इसका वर्किंग नोट बनेगा, वहां से उसका नंबर भी लिख देंगे और फिर यहाँ बैलेंस आ जाएगा। टू कैश इन हैंड अकाउंट और टू कैश एट बैंक अकाउंट, कितना, 1,600 और 28,000, तो 1,600 ये हो गया कैश इन हैंड, 28,000 हो गया कैश एट बैंक। डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस हमें ढूंढ के लाना है। और सर प्रीपेड, यस प्रीपेड रह गए हमारे,
लिखो टू प्रीपेड सैलरी कितनी थी वो 2000 एंड कुछ प्रीपेड इंश्योरेंस था, वो भी एसेट्स है ना हमारी, वो भी एचओ को ट्रांसफर कर देंगे। टू प्रीपेड इंश्योरेंस वो कितना था 1600 1600। और कुछ है नहीं, लेकिन नरेशन में बीइंग सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर टू एचओ, बीइंग सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर टू एचओ, फिर लाइबिलिटीज भी ट्रांसफर कर देंगे, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। और कोई लाइबिलिटी थी, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नहीं, टू एचओ अकाउंट। क्या इसका भी अमाउंट मालूम है मेरे को? नहीं, तो खाली रख देंगे अभी। बीइंग लाइबिलिटीज ट्रांसफर टू एचओ, बीइंग लाइबिलिटीज ट्रांसफर टू एचओ। होप्स आप एंट्री समझ रहे हो। यही सेम एंट्रीज हम आज तक एचओ के बुक्स में करते आए हैं, ब्रांच के डेटा को एचओ के साथ कंसोलिडेट करने के लिए। अब हम ये कर रहे हैं एचओ के बुक्स में, ब्रांच एचओ के बुक्स में नहीं, ब्रांच के बुक्स में एचओ को ट्रांसफर करने की एंट्रीज। ठीक है, ओके सर। एसेट्स हो गए, लाइबिलिटीज हो गए, पर इनके अमाउंट्स लिखनी बाकी रह गई। अच्छा मुझे बताओ अब एक मिनट, रहा क्या है फिर? सर हो गया हो गया हो गया हो गया, इसका प्रीपेड हो गया हो गया हो गया, इसका प्रीपेड हो गया, सर हो गया 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 हो गया। ये डेटर्स का काम करना बाकी है, अमाउंट निकालना बाकी, पर एंट्री तो कर रखा है ना मैंने, तो ट्रांसफर तो हो ही गया है, सिर्फ अमाउंट लिख दूंगा आप निकाल के। ये रेमिटेंस टू एचओ का क्या करें?